Hello, good morning, friends. Good morning, dear students. Dear students, do you play with ball? Yes, we always like to play with balls. But suppose this ball is lost, it is missed out, and that is your loving preferred ball. Then how do you feel? Of course, we feel very sad. The same happened with one boy that he was playing with his favorite ball, but that ball was lost afterwards. Then, how does the child feel? We will read out it in one poem. So, let us learn. The poem's name is itself the Ball Poem and written by John Berryman. This poem is written by John Berryman, and here you see the images of different colored, different kinds of ball. That soccer, football ball is different, then other volleyballs are different, isn't it? Volleyball is different, then your what we call basketball is different, football soccer ball is different, cricket ball is different, tennis ball is different, isn't it? But this child here, he was playing one ball. That is a small kid child. And this poem is written by this great poet John Berryman. He is an American poet. So about the poet, he was born on October 25th, 1914 and was died on 7th January 1972. And he was an American poet and scholar. स्कॉलर का मतलब है टैलेंटेड, ब्रिलियंट. स्कॉलर का मतलब है टैलेंटेड. बॉर्न इन मैक एलेस्टर, ओकलहोमा. तो एक मैक एलेस्टर सिटी में ओकलहोमा जो प्रांत है, वो ओकलहोमा प्रांत में मैक एलेस्टर सिटी में उनका जन्म हुआ था. एक पैदाइशी होशियार, इंटेलिजेंट स्कॉलर, कवि मन के ये व्यक्ति थे जॉन बेरीमैन. ही वॉज अ मेजर फिगर इन अमेरिकन पोइट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. 20वीं सदी के सेकेंड हाफ में वो एक जाने माने पोइट्री के जगत में एक छाए हुए कवि थे. एंड वॉज कंसिडर्ड अ की फिगर इन द कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोएट्री. और कन्फेशनल जो है एक पोइट्री का टाइप है कि जिस तरह से कन्फेशन का मतलब है एक हम कबूल करना, कबूल नामा जो रहते हैं उसको कन्फेशन बोलते हैं. कि जो भी हमारे लाइफ में हमें एक्सपीरियंस आए हैं, गुड बैड, कुछ गलती मिस्टेक हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम जो उसको मानते हैं कि हाँ, दिस वॉज रॉन्ग थिंग बाय मी, दिस वॉज गुड थिंग बाय मी. तो विशेष करके जो कुछ रॉन्ग हुआ है हमसे उसको कबूल करना, दैट इज़ कन्फेशन. और ऐसे वो एक 20वीं सदी के 1950 से लेकर 1960 का जो दशक था, उस पीरियड में ये कन्फेशनल पोएट्री ज़्यादा लिखी जा रही थी बहुत सारे पोएट्स के द्वारा. उनमें से ये जॉन बेरीमैन भी एक पोएट थे वैसे. और कन्फेशनल स्कूल पोएट्री में क्या होता है, स्कूल का मतलब वो एकेडमिक एरिया, मतलब वो उस जो एक शिक्षा पद्धति होती है, अभ्यास करने की जो एक पद्धत है, फील्ड है, वो एरिया है, उसको ये स्कूल कहा गया है. तो ये कन्फेशनल स्कूल पोएट्री में क्या है कि वो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में
जो वर्ल्ड वार फर्स्ट बाद में सेकंड वर्ल्ड वार हुआ 1935 से लेकर 1946 तक, उसके बाद का 1950 के बाद में के जो लोगों के एक मानसिकता थी, जो उनका माइंडसेट था, मेंटल हेल्थ, उनके प्रॉब्लम्स, है ना, कि कुछ अलग अलग उनकी जो मेंटेलिटी रहती है, जो क्लैशेस रहते हैं, मानसिक बीमारियां रहती है, जो मानसिक प्रॉब्लम है, उसको लेकर ये कन्फेशनल पोएट्री वो पोस्ट वर्ल्ड वार के पीरियड का ये लिखा गया 1950 से 1960 तक। और ये हिज बेस्ट नोन वर्क इज़ द ड्रीम सॉन्ग्स, और ये कवि के द्वारा उनका जो किताब है द ड्रीम सॉन्ग्स, ये उनका फेमस किताब है कि जिसमें ये कन्फेशनल टाइप ऑफ पोएट्री लिखा है। बिफोर गोइंग टू रीड द पोएम, प्रोसीड का मतलब आगे जाना, बिफोर वी प्रोसीड दैट एवरी वन पजेसेस समथिंग एंड लूज इट, हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ होता है और फिर वो हमसे गुम भी हो जाती है वो चीज़, और खोई भी जाती है। पजेस का मतलब कि हमारे पास होना, हमारी खुद की वो चीज़ होना, उसको पजेस बोलते हैं। तो हमारा खुद का होना और उसको खो देना, ये दोनों चीज़ें हर एक के बारे में होता है। एवरीवन यानी हर एक। वाई देन वी बिकम सो अपसेट ओवर लूजिंग समथिंग, तो चीज़ें आती रहती है, खोई जाती है, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी, देन स्टिल वाई वी आर सो अपसेट और सैड। अपसेट यानी नाराज, दुखी, सैड, तो भी चीज़ें आती रहती है, जाती रहती है, तो भी हम क्यों दुखी होते हैं, ऐसे ये पोएम में पढ़ने का है। Isn't it possible to buy another thing and be happy after losing something? जो भी चीज़ हमसे गुम हो गई है, फिर से हम उसको परचेस नहीं कर सकते क्या, खरीदी कर नहीं सकते क्या? तो इतना उसमें रोने धोने की, या तो फिर दुखी होने की, नाराज होने की, डिसअपॉइंटमेंट होने की क्या ज़रूरत है? ऐसा क्वेश्चन यहाँ रेस किया गया है। तो व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? अ बॉय लूजेस अ बॉल, एक लड़का अपने बॉल को लूज करता है, खो देता है। लूज का मतलब खोना, LOSE, और LOOSE, वो लूज यानी कि मेरा शर्ट लूज है, ढीला है, LOOSE, और ये LOSE, ये लूज का मतलब है खोना। अ बॉय लूजेस अ बॉल, एक लड़का अपने बॉल को खेलते खेलते खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, इसकी वजह से काफ़ी नाराज होता है। अपसेट यानी नाराज, दुखी। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच, वो बॉल इतना कीमती नहीं है, महंगा नहीं है। कॉस्ट यानी कीमत होना, महंगा होना। नॉर इट इज़ डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, बॉल की कीमत इतनी नहीं है, और खो भी गया तो दूसरा बॉल लेना भी कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, कोई इतना कठिन नहीं है। तो भी क्यों, वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, तो भी ये बॉय इतना क्यों अपसेट है, क्यों इतना नाराज है? लेट अस रीड द पोएम टू सी what the poet thinks has been lost। तो चलो हम ये पोएम को पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये पोएट क्या सोचता है, वो चीज़ जो लॉस्ट हुई है उसके बारे में। तो लेट अस सी। लेट एपोस्ट्रॉफी एस, इधर एपोस्ट्रॉफी चाहिए था, ऊपर कॉमा चाहिए था, एस के पहले, टी के बाद, और वो एस का मतलब होता है कॉमा वाला अस, US, अस यानी हम, वी का वो ऑब्जेक्टिव केस, और लेट यानी परमिशन देना, ऐसा होने देने का, वैसा होने देने का। लेट अस रीड, हम ऐसे करेंगे, ऐसा हम ऐसे खेलेंगे। लेट अस प्ले, चलो हम खेलेंगे। लेट अस डू होमवर्क, चलो हम होमवर्क करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इसलिए लेट अस और फिर बाद में क्रियापद लेते हैं। और इधर ये लूज को यस लगा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का कर्ता और क्रियापद है V1, उसको यस लगा है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब वाक्य रहता है तो क्रियापद को यस लगता है। जो क्रियापद के लास्ट में CH, सिंगल एस, डबल एस, SHOX रहता है तो ES लगता है, अगर वो अक्षर नहीं है तो फिर यस लगता है। इधर भी ये पजेस को ES चाहिए था, क्योंकि एवरीवन जो है ये थर्ड पर्सन है। पजेस को ES चाहिए था क्योंकि डबल एस है, और इधर लूज को यस चाहिए था क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। लेकिन ये थोड़ा सा नेट में से ऑलरेडी पब्लिश्ड प्रिंटेड मटेरियल है, इसलिए
that is not given by them, but I am correcting you. You keep in mind and please correct it. So that ball is lost बाय द बॉय, एक बॉय से वो बॉल लॉस्ट हो जाता है, इसलिए वो अपसेट है। अपसेट का मतलब है नाराज, दुखी, सैड, नर्वस, डिसअपॉइंट, ऐसे शब्द हैं। लेट अस रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट। चलो, जो चीज़ गुम हो गया है उसके बारे में कवि जो है वो क्या करता है, कवि क्या सोचता है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। और कुछ जो चीज़ गुम हो गई है उससे ये लड़के ने क्या सबक सीखना है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रहती है, उसमें से कुछ चीज़ें खो जाती है, तो खोने के बाद हम उसमें से क्या समझ सकते हैं, क्या सीखने का है, ऐसा उसके बारे में दिया है। व्हाट इज़ द बॉय नाउ, तो लड़का क्या है, तो ये है ना, ये पोएम है, ये जो अपना पोएम है ना, ये एक्चुअली द बॉल पोएम इधर से स्टार्ट होता है। तो व्हाट इज़ द बॉय नाउ, पहले मैं आपके लिए एक पोएम रीड करता हूँ। देखिए, संपूर्ण पोएम रीड करता हूँ पहले। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. He senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls, balls will be lost always, little boy. And no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know, and must know many days how to stand up. So, what do you understand with the reading of this poem, my dear children? Can you guess it? What is the description here? Of course, there is one boy, and the boy is playing with ball. And as the child is playing with ball, then what happened with the child, with it? क्योंकि छोटे बच्चे के लिए ईट लेते हैं। एनिमल, प्लांट्स, ट्रीज, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एंड स्मॉल किड्स जो रहते हैं, जो 5 साल के अंदर के, उसके लिए हम क्या लेते हैं, ईट लेते हैं। लेकिन 5 साल के आगे बड़ा चाइल्ड होगा तो फिर आप उसके लिए उसका जो मेल फीमेल बॉय गर्ल सेक्स अगर मालूम है तो फिर उसके लिए फिर बॉय है तो ही लेने का, गर्ल है तो शी लेने का, मीन्स दे आर द प्रोनाउंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट अस मूव टू लर्न द script or the story in this poem. What is the boy now who has lost his ball? जो लड़का जिसका बॉल गुम हो गया है वो लड़का कैसे है अब, कैसे है अब। व्हाट, क्या, व्हाट इज ही टू डू, क्या करता है फिर वो जब उसका बॉल लूज हो जाता है। आई सॉ इट गो, सॉ यानी देखा, सी यानी देखना, एस डबल ई सी यानी देखना, और सी का पास्ट टेंस है सॉ यानी देखा। आई सॉ इट गो, मैंने वो देखा बॉल को, जब जिस बॉल से वो लड़का खेल रहा था वो बॉल को खेलते हुए लड़के को मैंने देखा। लेकिन क्या हुआ, मेरीली बाउंसिंग, मेरीली यानी खुशी से, हैप्पीली, आनंद, खुशी होते हुए, खुश होते हुए, ऐसा मेरीली का, हैप्पीली का मतलब होता है। बाउंसिंग यानी जंपिंग, डाउन द स्ट्रीट यानी कि रास्ते के नीचे, एंड देन मेरीली ओवर, और वहाँ ऊपर खुशी से, देयर इट इज़ इन द वाटर, और अभी वो पानी में।
वो जो बॉल है जिसके साथ वो खेल रहा था। तो अब क्या, खेलते खेलते वो बॉल जो है मैंने देखा, ऐसा खुशी से वो बॉल, बॉल कभी खुश रहता है क्या? नहीं, लड़का खुशी से खेल रहा है, इसीलिए वो ऑटोमेटिक बॉल भी खुशी से है, इसका ऐसा मतलब। इसीलिए ये बॉल अभी जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो बॉल खुश है आदमी जैसा, इसलिए ऐसा जो शब्द प्रयोग किया है उसको ग्रामर की भाषा में फिगर ऑफ स्पीच अलंकार बोलते हैं। और वो कौन सा अलंकार है? पर्सोनिफिकेशन, मतलब सजीवीकरण, निर्जीव वस्तु को सजीव बनाना। मतलब बॉल खुश है जैसे आदमी जैसा, तो फिर वो उसको सजीवीकरण बताया, उसको पर्सोनिफिकेशन बोलता है। तो बॉल इधर पर्सोनिफाइड हो गया, ऐसा ये फिगर ऑफ स्पीच। तो खेलते खेलते वो बॉल जो है उसके हाथ से इधर रास्ता है नीचे, वो रास्ते से फिर ऐसा आकर, या तो फिर ये ऐसे समुंदर के किनारे खेल रहा है, खेलते खेलते इधर उसके बाजू में समुंदर के किनारे एक रास्ता है, और वो खेलते खेलते इसके बाजू में जो रास्ता है उधर वो बॉल चला जाता है रास्ते पे, और रास्ते पे से फिर ऐसा जंपिंग बाउंसिंग करते हुए खुशी से वो बॉल नीचे ऊपर, ओवर यानी ऊपर, लेकिन कैसे ऊपर? जैसे मेरे हेड के ऊपर फैन है, लेकिन वो टच न करते हुए ऊपर है, तो फिर क्या है? द फैन इज हैंगिंग ओवर माई हेड, मतलब न टच करते हुए ऊपर है, तो फैन इज ओवर माई हेड। और हैंड इज ऑन माई हेड, यानी कि हाथ मेरे सिर को टच करते हुए है, इसलिए हैंड इज ऑन माई हेड, इस तरह से। तो फिर डियर चिल्ड्रन, वो बॉल ऐसे खेलते खेलते ऐसे ये लड़के के बाजू में, लड़के के उधर के साइड में, पानी के साइड के तरफ, समुंदर के साइड के तरफ एक छोटा सा वो बच्चे के वो साइड में रास्ता है, वो रास्ते पे खेलते खेलते बॉल जाता है जंपिंग करते हुए, फिर बाद में वो ऊपर से पानी में ऐसा गिरता है। ओ देयर, देयर इट इज़ इन द वाटर, और फिर वो पानी में चला जाता है, बॉल फिर पानी में चला जाता है। नो यूज़ टू से, लेकिन बोलना उसको कोई यूज़ नहीं होगा वो लड़के को। ओ देयर आर अदर बॉल्स, उसका बॉल पानी में चला गया, खो गया उधर, तो हम उसको बोलते कि अरे कोई बात नहीं, ये बॉल फिर से समुंदर की लहरें उधर से आएंगे तो इधर आ जाएगा। नहीं तो फिर वो बॉल उसको नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ से समुंदर की लहरें वो बॉल को अंदर लेके गई, फिर उधर दूसरे किनारे को छोड़ दिया, इसको बॉल को नहीं दिखाई दिया, मतलब ये बॉल उसको नहीं दिखाई दिया, दूसरे साइड में चला गया। या तो फिर ये समुंदर के किनारे कोई जहाज़ वगैरह आता है, कोई एक आध जहाज़ में गिर गया होगा, जहाज़ बहुत बड़े रहते हैं, बड़े बड़े गाँव जैसे, उसमें बहुत सारे बर्तन, कंटेनर, ऐसे बड़े बड़े सामान के बड़े बड़े एक स्टोर रूम रहते हैं, स्टोर हाउस रहते हैं, बड़े बड़े कंटेनर रहते हैं, बर्तन रहते हैं सामान रखने के, उधर गिर गया, फिर वो बॉल नहीं मिल रहा है, तो हम बोलते हैं अरे लड़का, ओ देयर आर अदर बॉल्स, अरे भाई दूसरे भी बॉल्स है। तो फिर क्या होता है? एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉल, लेकिन लड़के को ऐसा बोलना कि अरे बॉल है, दूसरा बॉल ले ले, मैं दूसरा बॉल लेके देता है खरीदी करके, चल, रोने का नहीं, नाराज नहीं होने का, लेकिन नो यूज़, लेकिन कोई उपयोग नहीं उसको समझाने में, उसको वही बॉल चाहिए। एन अल्टीमेट, अल्टीमेट यानी आखिर में, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉय, लेकिन उसके मन में एक दुख दर्द किया वाला भावना उसके मन में वो बॉल के बारे में बैठ जाता है आखिर में। अल्टीमेट यानी आखिर में, शेकिंग ग्रिप यानी कि वो दुख उसको हिला देता है बॉल का लूज होने का, शेकिंग यानी हिलाना, ग्रिप यानी दुख। एज ही स्टैंड्स रिजिड, और जैसे वो समुद्र के किनारे ऐसा खड़ा रहता है, ताठ, रिजिड यानी ताठ, स्टैंड यानी खड़ा होना। देखो इधर यस लगा है, ये कर्ता और ये स्टैंड को यस लगा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्रियापद को यस या तो ई एस लगता है। इधर ये सी एस, सिंगल एस, डबल एस, ओ एक्स नहीं है इसलिए ई एस नहीं है, तो वो अक्षर नहीं इसलिए सिर्फ यस है, जैसे वो लूज के यहाँ ये यस लगा है इस तरह से। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीप फिक्सेस द बॉय, उसके मन को दुख लगता है
As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. हार्बर यानी समुंदर के किनारे जहाँ जहाज़ आते जाते रहते हैं, माल उतारा जाता है उनसे जहाज़ों में से और फिर से दूसरा माल भरा जाता है, ऐसी समुंदर की जगह जो रहती है उसको हार्बर बोलते हैं, उसको बंदरगाह बोलते हैं। तो फिर ऐसा ये बंदरगाह के एरिया के पास खेल रहा था, तो वो बॉल उसका कहीं जहाज़ में इधर उधर गिर गया होगा, नज़दीक जहाज़ होगा किनारे खड़ा, या कोई जहाज़ के जो बड़े 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 बर्तन भांडे कंटेनर रहते हैं, वेसल रहते हैं जिसमें ये ऑयल या कोई टमाटे, ग्रेप्स, अंगूर, कोई चाइना से माल आया, फ्रांस से माल आया, इंडिया से उधर अमेरिका भेज रहे, सऊदी अरेबिया भेज रहे, तो ऐसे बड़े बड़े बर्तन रहते हैं, तो खेलते खेलते उधर भी गिर गया होगा, उसके लिए वो बॉल उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो लड़का वही जो दिशा में बॉल गया उधर ही वो देख रहा है, ऐसे ताट खड़ा होके। ट्रेमलिंग, ट्रेमलिंग यानी डरा हुआ है, ट्रेमल का मतलब ऐसे थरकाप होना, अपने बॉडी का ऐसा हिलना जो रहता है ना ठंडी में और डर के मारे, उसको ट्रेमलिंग बोलते हैं, उसको शिवरिंग भी बोलते हैं, उसको क्वेकिंग भी बोलते हैं। और स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और जिस दिशा में उसका बॉल गया है समुंदर के किनारे, वो बंदरगाह के जगह पे, वहाँ जिस दिशा में गया उस दिशा में लगातार देख रहा है। स्टेयरिंग डाउन का मतलब लगातार देखना, उसको बोलते हैं स्टेयरिंग डाउन। स्टेयर यानी एक दिशा में लगातार देखना, उसको स्टेयर बोलते हैं, STARE। स्टेयरिंग डाउन यानी जिस दिशा में उधर समुंदर के पानी के उधर अंदर नीचे जहाँ खड़ा है वहाँ से उधर नीचे का एरिया में जहाँ बॉल गया वहाँ ऐसे वो लगातार नीचे देख रहा है, उसको बोलते हैं स्टेयरिंग डाउन। उसको गेजिंग डाउन भी बोलते हैं, GAZE। तो ऐसा वो सॉरी ऐसा डरते हुए ट्रेमलिंग करते हुए देख रहा है कि उसको बॉल वापिस चाहिए, क्योंकि ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। और जहाँ वो हमेशा खेलता था वो समुंदर के किनारे हार्बर पे, बंदरगाह पे, तो वो लड़का हमेशा रोज की प्रैक्टिस थी, उसके जो यंग डेज थे, चाइल्डहुड के जो दिन रहते उसको यंग डेज बोलते, वही वो खेलता था, अब नहीं मिल रहा तो नाराज हो गया। आई वुड नॉट इंट्रड ऑन हिम, इंट्रड ऑन का मतलब है हस्तक्षेप करना, इंटरमेडल, इंटरफियर, इंटरमेडल यानी कि इंट्रड ऑन, या तो फिर के बीच में हस्तक्षेप करना। मैं वो लड़के के मामले में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। और डाइम अनादर बॉल इज़ वर्थलेस, डाइम का मतलब क्या है, 10 सेंट, जैसे 100 पैसा का 1 रुपये होता है इंडिया का, वैसे अमेरिका का $1 जो पैसा है, रुपया है, तो 100 सेंट्स का $1 होता है। और वैसे हमारे 50 पैसे, 1 रुपया यानी कि 100 पैसा का 1 रुपया, 50 पैसा का 50 पैसा, 25 पैसा का 25 पैसे का कॉइन, इसी तरह से एक डाइम कॉइन है, 10 सेंट का एक कॉइन है वो डाइम, और 100 सेंट्स का वो $1। तो दूसरा बॉल भाई 10 सेंट का ले ले, लेकिन वर्थलेस, वर्थलेस यानी बोलना बेकार है, वर्थ यानी योग्य, लेस यानी कम, तो उसके लिए वो यूजलेस है बोलना कि दूसरा बॉल ले ले, मैं लेकर देता हूँ, वो गुम हो गया तो जाने दीजिए दूसरा ले ले, लेकिन वो बोलना वर्थलेस है, यानी कि वर्थलेस का मतलब बेकार, तो वो नहीं मानेगा, उसको वही बॉल चाहिए, क्योंकि उसकी भावनाएं उसी बॉल से लगी हुई है, क्योंकि वो बहुत दिनों से खेल रहा है उसके साथ। ऐसा वो एक दिन क्यों ना हो, लेकिन बच्चे को लगता है कि मेरी मम्मी और पापा ने वो बॉल लेके दिया है 1 घंटे पहले, या 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, या 5 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, कितना भी दिन हो गया, 1 दिन हो या 1 साल हो, लेकिन उसी बॉल के साथ कितने भी दिन का हो, लेकिन उसी बॉल के साथ उसकी भावनाएं जुड़ी हैं, इसलिए द बॉय वांट्स, इसलिए द बॉय और चाइल्ड वांट्स ओनली दैट बॉय, दैट बॉल, द चाइल्ड वांट्स ओनली दैट बॉल, नन अनदर देन द सेम बॉल। ऐसा ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्स, और कवि उसके मामले में क्यों इंट्रोड करता नहीं है, इंट्रोड ऑन का मतलब है हस्तक्षेप करना,
वो क्यों हस्तक्षेप नहीं करता है? क्योंकि उसको लगता है लड़का तो नहीं मानेगा कि मैं दूसरा बॉल लेके देता है, दूसरे बहुत सारे बॉल है मार्केट में से ले ले, ऐसा तो वो नहीं मानेगा मेरे कहने पे। और दूसरी बात ये भी लगता है पोएट को कि चलो हम उसको एक्सपीरियंस लेने दें कि हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं रहती है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रहती है, उसके साथ में कभी कभी वो चीज़ें कभी कभी गुम भी हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और वो चीज़ें गुम भी हो सकती है। ये एक्सपीरियंस उसको खुद को लेना चाहिए, अनुभव लेना चाहिए, इसलिए वो उसके मामले में नहीं पढ़ना चाहता। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। पोजेशन यानी हमारे पास होना, मेरा गाड़ी है, बंगला है, प्लॉट है, घर है, ज़मीन है, ऐसा जो खुद का होता है उसको पोजेशन बोलते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जवाबदारी, हमारी जवाबदारी कि हम कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, हमारे घर के लिए हम कुछ पैसे कमा के लाना चाहिए, है ना, उनके लिए आटा पीस के लाना चाहिए, ये हमारे काम जो है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। तो उसकी ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वर्ल्ड में भाई हमने सीखना चाहिए कि कभी कभी चीज़ें बहुत सारी हमारे पास हमारी खुद की रहती है, पोजेशन का मतलब खुद की होना, लेकिन वो चीज़ें कभी कभी गुम भी हो सकती है, ये उसको समझ में आना चाहिए। ही सेंसेस, सेंस यानी समझना, अंडरस्टैंड, कंसिडर। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बहुत सारे बॉल लेंगे। इधर बॉल का मतलब चीज़ें, अपनी ज़िंदगी में जीते समय लाइफ में जब हम हमारा लाइफ जीवित करते हैं, जब हमारा लाइफ हम लिविंग करते हैं, हम बहुत अच्छी तरह से हमारा लाइफ को जीते हैं, यानी कि व्यतीत करते हैं, उस समय बहुत सारी चीज़ें हम खरीदी करते हैं। तो लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदी करते हैं, मिक्सर, टीवी, बॉल, है ना, चेयर, ग्राइंडर, मिक्सर, एसी, कार, बाइक, साइकिल, मोटरसाइकिल, बहुत सारी चीज़ें खरीदी करते हैं। तो ये बॉल जो है ये सब सारी चीज़ें के लिए एक उदाहरण है, उसको बोलते हैं प्रतिमा अलंकार, सिमिली या तो मेटाफर। ये एक दूसरा अलंकार, एक पहले पर्सोनिफिकेशन बोला, ये इधर जो है ये बॉल जो है ये दूसरे जो हमारे घर में की चीज़ें हैं उसका प्रतीक है, तो उसको हम एक रूपक अलंकार, मेटाफर या तो सिमिली, सिमिली मतलब वो उसके जैसा, वो चीज़ उसके जैसा दिखता है सेम, उसके लिए सिमिली बोलता है। लेकिन ये मेटाफर है, रूपक अलंकार है। जैसे कि वो ट्रेन उधर से टाइगर जैसे दूर से आती हुई स्पीड से आई, तो वो टाइगर जो है, टाइगर का उदाहरण वो ट्रेन के लिए दिया है कि वो ट्रेन टाइगर जैसे आ रही है। तो टाइगर वो रूपक है, उदाहरण है, उसको मेटाफर बोलते हैं, रूपक अलंकार बोलते हैं। इसी तरह बॉल जो है ये रूपक है, मेटाफर है, किसके लिए? हमारे जो ये वर्ल्डली चीज़ें हैं घर में के मिक्सर, ग्राइंडर, मोटरसाइकिल, एसी वगैरह, इनके लिए उदाहरण है। तो बहुत सारी चीज़ें, तो बॉल तो ये लड़के का उदाहरण हो गया, लेकिन लोग भी बहुत सारे बॉल्स यानी कि बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। तो ये बॉल एक उदाहरण है, एक प्रतीक है, सिंबल है, ये बहुत सारे हमारी चीज़ें के ये लड़के के बॉल के माध्यम से ये कवि हमें समझा रहा है। तो इसको बोलते हैं ये हमारी मेंटेलिटी, और इसी मेंटेलिटी के बारे में ये कवि ने लिखा है, इसको बोलते हैं कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोएट्री। तो इस तरह का ये कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोएट्री है। तो दिस इज द केस माय डियर चिल्ड्रन। और बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल लेंगे, बहुत सारी चीज़ें लेंगे, मोटरसाइकिल लेंगे, गाड़ी लेंगे, साइकिल लेंगे, घर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें लेंगे, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें गुम भी हो सकती है। उसमें से आपको सीखने का है कि कैसे आगे लेने का चीज़, कैसे रखने का, संभालने का। साइकिल लिया लेकिन कोई चुरा के लेके गया, अच्छी तरह से रखा नहीं था घर में, बाहर ही रख दिया, कोई चुरा के लेके गया। या तो फिर कहीं तो भी आप खेलने गए साइकिल, तो बाहर रास्ते पे रख दिया, कोई दूसरा उठा के लेके गया, खो गई साइकिल, गुम हो गई। तो इस तरह से फिर लोग चीज़ें लेते हैं, साइकिल लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, लड़का बॉल लेता है, गुम हो जाता है, फिर बाद में हम वो चीज़ें को खो देते हैं। वो चीज़ें लेते हैं, टेक यानी लेना, बाय करना, खरीदी करना, BUY, लेकिन लॉस्ट यानी
खो गया, लेकिन वो चीज़ हमसे गुम भी हो गया। साइकिल कोई दूसरे लेके गए, मेरी चप्पल कोई दूसरा लेके गया, मेरे जूते कोई दूसरा लेके गया, मेरी टोपी कोई दूसरा लेके गया, मेरा अच्छा टी शर्ट कोई दूसरा लेके गया। ऐसा मतलब या तो फिर हम ही खो देते हैं, इधर उधर कहीं भी गिरा देते हैं। लिटल बॉय, अरे छोटा बच्चा, आपको भी बेटा समझना पड़ेगा कि हम बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में पाते हैं लेकिन उसको खो भी देते हैं। ऐसा एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, लेकिन बॉल गुम हो गया तो उसको दूसरा बॉल खरीदी कर सकते हैं, लेकिन सेम बॉल नहीं मिलेगा। जो चीज़ हमारी खो गई, आदमी मर गया, वही सेम आदमी आपको वापस जिंदा नहीं मिलेगा। मर गया मर गया। वैसे कोई चीज़ आपकी खो गई, सेम चीज़ पैसे देकर नहीं मिलेगी, आपको दूसरा लेना पड़ेगा। मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा सेकेंडरी मैटर है, लेकिन आपको सीखना है। ही इज़ लर्निंग, बच्चा भी पढ़ रहा है। वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज, डेस्परेट यानी होपफुल, आशावादी, और उसकी आशावादी आंखों के सामने वो अभी समझ रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है ज्ञान का शास्त्र, साइंस ऑफ नॉलेज। जो चीज़ें हम समझते हैं, पढ़ते हैं, ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, इसका जो ज्ञान मिलता है, उसका ये चीज़ का मीनिंग क्या है, ये चीज़ कितना ऑथेंटिक है, कितना ये बिलीवेबल है, कितना अनबिलीवेबल है, ये जो हम समझते हैं, वो चीज़ के बारे में जो ज्ञान मिलता है, उसको साइंस ऑफ नॉलेज बोलते हैं। उसको इंग्लिश में एक अच्छा शब्द है एपिस्टेमोलॉजी। लॉजी यानी साइंस, और एपिस्टीम का मतलब है टू नो, या तो समझना या तो नॉलेज। एपिस्टीम ये ग्रीक शब्द है, उससे बना है एपिस्टेमोलॉजी। तो इधर लॉस यानी खोने का, तो खोने का ज्ञान हमें होना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रहते हैं लेकिन हम उसको खो सकते हैं, हमसे वो चीज़ें खोई जा सकती है, गुम हो सकती है। इसका जो ज्ञान है, ये ऐसा जो समझना है, उसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। हाउ टू स्टैंड अप, फिर प्रॉब्लम में कैसे खड़े रहना, कैसे फेस करना। स्टैंड अप यानी फेस करना। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि एक दिन हर एक आदमी को समझना चाहिए। नोइंग यानी समझना, एंड मोस्ट नो, और बहुत ही समझना चाहिए। मेनी डेज, बहुत दिनों के लिए, हमेशा याद में रहना चाहिए। हाउ टू स्टैंड अप यानी कि हाउ टू फेस, हाउ टू स्ट्रगल, हाउ टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम। हमारी चीज़ गुम हो गई, उसमें से हम कैसे बाहर आने का, वो प्रॉब्लम को कैसे फेस करने का, वो प्रॉब्लम का सामना कैसे करने का। मेरी अच्छी गाय थी, मेरी अच्छी भैंस थी, मेरी अच्छी साइकिल थी, मेरा अच्छा बॉल था, मेरा अच्छा मोटरसाइकिल था, लेकिन गुम हो गया। मैं कहीं तो भी रख दिया, वापस वो मिला नहीं, या तो कोई चुरा के लेके गया। मेरी मिस्टेक थी कि वो गलत जगह पे रख दिया, गलत जगहों पे मैं वो छोड़ के आया, मैं वापस गया नहीं। तो फिर इसमें से सीखना है। स्टैंड अप होना मतलब वो प्रॉब्लम को एक सॉल्व करने का एक शक्ति हमारी भरते हुए उसको संघर्ष करना, स्ट्रगल करना, उसका सामना करना। ऐसा ही इधर स्टैंड अप का मतलब संघर्ष करना। तो ये हमें ये पोएम में से सीखना है कि बहुत सारी चीज़ें हम जिंदगी में कमाते हैं, कभी कभी चीज़ें हमारे साथ में रहते हैं, कोई एक आध दो चीज़ हमसे गुम भी हो जाती है, लेकिन उसमें से सीखने का कि इसके आगे ये चीज़ गुम नहीं होगी, उसको कैसा अच्छी तरह से संभालना चाहिए, तो हम उसमें से सीखना चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना है। तो कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हम पाते हैं तो उसको कभी कभी खो भी देते हैं, लेकिन रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ले लेना और उसमें से सीखने का कि इसके आगे मैं ये चीज़ खोना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या केयर लेना चाहिए, क्या देखभाल करना चाहिए, कैसे वो चीज़ संभालना चाहिए, कैसे मैंने अच्छा रहना चाहिए, ऐसा वो चीज़ों के बारे में। तो फिर से ये पोएम मेरे प्यारे बच्चों, ये टेक्स्ट बुक जो है इस फर्स्ट फ्लाइट, उसमें ये पोएम फिर से दिया है, उसको फिर से पढ़िए और उसके नीचे का क्वेश्चन आंसर को लर्न करिए और होमवर्क लिख डालिए। थैंक यू। वी विल मीट आफ्टरवर्ड्स ऑन मंडे। टिल देन, गुड बाय।